हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईआर डायग्राम डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड एलिप्स। डेटाबेस का ये टॉपिक है डीबीएमएस जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। डैश्ड एलिप्स से क्या मतलब है? ईआर डायग्राम का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था और मैंने आपको बताया था कि ईआर डायग्राम को हम यूज़ क्यों करते हैं। इसके नाम से ही हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। दो एंटिटी के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज़ करते हैं। ई का मतलब होता है एंटिटी और यहाँ पे आर का मतलब होता है रिलेशनशिप। एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने बात की थी। एक इस तरह के रेक्टेंगल बॉक्स में दो एंटिटी जैसे आप ऐसे दिखाओगे। एंटिटी में हो सकता है स्टूडेंट और यहाँ पे हो सकती है क्लास। अब स्टूडेंट और क्लास का आपस में क्या रिलेशन है कि एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। इनके बीच का रिलेशन दिखाने के लिए रिलेशन को ऐसे डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एंटिटी ईआर डायग्राम में रिलेशन को दिखाया जाता है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो ये है हमारा डायमंड। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके से ही जब ईआर डायग्राम बनाया जाता है इसमें डैश्ड एलिप्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। डैश्ड एलिप्स ऐसे बनता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट एक एंटिटी है। स्टूडेंट एंटिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? उसका नेम हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल हो सकती है, कौन सी क्लास में है वो डिटेल हो सकती है, उसकी क्लास टीचर कौन है वो हो सकता है, अभी उसकी रैंक क्या चल रही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इन सब एट्रीब्यूट्स को दिखाने के लिए हम एक एलिप्स का यूज करते हैं। उसे एंटिटी से जोड़ते कैसे हैं? जैसे हम बीच में बनाते हैं स्टूडेंट और इस तरीके से दिखाते हैं एलिप्स बना बना के। तो ये एलिप्स जो है इसमें भी अलग अलग एलिप्स को दिखाने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे डैश्ड एलिप्स के बारे में पूछा गया है। जिस एलिप्स को ऐसे डैश डैश करके बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, उसमें क्या एट्रीब्यूट हम रखते हैं। अब ये चारों जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ दिए हैं हम उनका पहले मतलब समझेंगे और बाद में देखेंगे कि डैश्ड एलिप्स में हम क्या चीज को रखते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, देखो नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एक ही एलिप्स बनेगा बट मल्टीपल वैल्यूज होंगी। जैसे फोन नंबर, एक बच्चा है उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें हो सकता है मदर का भी नंबर है, फादर का भी नंबर है, और अगर बच्चा बड़ा है तो उसका खुद का भी नंबर हो सकता है, उसका हाउस का नंबर हो सकता है, घर पे जो दादा दादी का नंबर होता है। तो जब एक एट्रीब्यूट के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं या उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है उसे बोला जाता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब जो बच्चे का नाम है क्या वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है? तो देखो बच्चे का नाम मान लेते हैं प्रीति। अब ये नाम उस बच्चे से रिलेटेड है और ये चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पे। बात ये नहीं है कि उसको घर पे क्या बुलाते हैं, अलग नाम से बुलाते हैं, बट उस बच्चे की जो बचपन से लेके बड़े तक की जो आइडेंटिटी है उसे इस नाम से ही जाना जाएगा और ये नाम कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो होते हैं जिसमें काफी सारी वैल्यूज आने के चांसेस होते हैं। जैसे हमने लिया एक एट्रीब्यूट फोन नंबर। फोन नंबर में हमें पता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं क्योंकि फादर का भी नंबर आ सकता है, मदर का भी नंबर आ सकता है। कोई एक एंटिटी फिक्स नहीं है, कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती यहाँ पे। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं? दो या तीन या चार ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के जब हम एक एट्रीब्यूट बनाए उसे बोला जाता है, इन तीनों को मिला के हमने एक बना दिया, इसे बोला जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसका देखो नॉर्मल सा एग्जांपल है। आजकल जब हम फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम पूछा जाता है, देन मिडल नेम पूछा जाता है और देन लास्ट में लास्ट नेम पूछा जाता है। और इन तीनों को मिला के कैंडिडेट का नाम आता है और ये जो कैंडिडेट का नेम है इसे बोला जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मतलब जैसे कोई नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम कुमार शर्मा का फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा? राम। मिडल नेम क्या हो जाएगा? बीच में आने वाला नाम कुमार, और लास्ट नेम क्या आ जाएगा? शर्मा। इस तरीके से ये तीनों शब्द जब हम मिलाएंगे तब जाके एक नाम बनेगा राम कुमार शर्मा। अब इसमें नेक्स्ट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। तो देखो डिराइव्ड एट्रीब्यूट में ये मान लेते हैं कि बच्चे का हमने लिया डेट ऑफ बर्थ और कहीं पे हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि कोविड के अंदर बच्चों के टीके लगाने हैं बट कंडीशन है कि 11 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर बच्चे के पेरेंट्स को फोन करेंगे और पूछेंगे भी आपका बच्चा 11 साल का हो गया तो हम उसके टीका लगवा दें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आज की डेट देखेंगे, उस डेट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे, फिर उस बच्चे की करंट एज कैलकुलेट कर लेंगे, करंट एज, ठीक है।
समझ आ गया ये? आज की डेट में से बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगी? उस बच्चे की एग्जैक्ट एज क्या है आज के दिन। 11 साल से ऊपर अगर है तो हम उसका टीकाकरण करवा देंगे, अदरवाइज हम उस बच्चे का टीकाकरण नहीं करवाएंगे। तो कोई भी 2 एट्रीब्यूट या 1 एट्रीब्यूट से हम की सहायता लेके हम अदर वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो ये जो करंट एज हम निकाल रहे हैं, ये करंट एज का जो फैक्टर है, एट्रीब्यूट है, इसे हम बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये हमने डिराइव किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने निकाला है। और कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें नंबर भी आ जाए, जिसमें अल्फाबेट भी आ जाए, जिसमें कोई सिंबल भी आ जाए। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है किसी भी बच्चे का एड्रेस। एड्रेस में देखो नाम भी आता है, गली नंबर भी आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आएगा, हमारी स्टेट भी आएगी, पिन कोड भी आ जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसमें बहुत सारे तरह का डेटा हम लिखते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो डैश्ड एट्रीब्यूट के अंदर आप किसे रिप्रेजेंट करते हो? आप रिप्रेजेंट करते हो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को। अब अगर स्टूडेंट नाम की कोई एंटिटी है, उसमें मुझे बताना है उसका नेम, तो देखो नेम को मैं नॉर्मल एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करूंगी। और अगर मुझे उसकी एज बतानी है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? उस एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए कि इस एट्रीब्यूट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं डैश डैश करके उस एट्रीब्यूट को दिखाऊंगी ईआर डायग्राम में। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? फोन नंबर जो हो जाएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डबल एलिप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे जो आपको चक्कर मिलेंगे ये 2 बार मिलेंगे। इस सर्कल को बोला जाता है एलिप्स। अगर ये बिल्कुल गोल हो तो हम बोलते हैं सर्कल, बट ये थोड़ा सा लंबा होता है इस तरीके से। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्चुअल कीबोर्ड इज डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन while using internet banking to avoid password captured by dash and other similar software। यहाँ पे बोला गया है कि जब आप कोई इंटरनेट बैंकिंग को खोलते हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने खोली SBI की इंटरनेट बैंकिंग, उस वेबसाइट का पहला पेज जैसे ही आएगा और यहाँ पे आपको डालना होगा अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो आपने कभी ध्यान दिया या आपने अगर यूज़ किया तो आपको पता होगा यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल होता है और वहाँ लिखा होता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड, आप इस कीबोर्ड का सहारा ले सकते हो अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे, साइबर कैफे में जाके या किसी और के कंप्यूटर के ऊपर अपनी लॉगिन आईडी को खोल रहे हो। उसका फायदा देखो क्या होता है, जो हैकर होते हैं या फिर हम बोले कि गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में जो कंप्यूटर है उनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं कि आप इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी डालोगे, आपके जाने के बाद वो उसको पढ़ सकते हैं, है ना। वो देख लेंगे आपने क्या आईडी पासवर्ड डाले हैं। और या फिर ऐसी कोई यहाँ पे डिवाइस लगा दी जाती है जिससे आप कीबोर्ड के ऊपर जो जो की प्रेस करोगे वो सब की उस पर रिकॉर्ड हो जाएगी, और जैसे ही आप अपना जो पीसी है वो बंद करके जाओगे वो उस पूरे रिकॉर्ड को चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में भी ये बताया गया, जो वर्चुअल कीबोर्ड दिखाया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हो, और ये होता किस लिए कि अवॉइड करना कि कोई पासवर्ड को कैप्चर ना कर ले, कोई आपकी जानकारी को चुरा ना ले किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसे क्या बोला जाता है? एडवेयर, कुकी, स्नीफर या की लॉगर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा की लॉगर। इन वर्ड्स को ही हमें ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। की लॉगर क्या होता है? आपके द्वारा दबाई गई कीज को क्या करना? रिकॉर्ड कर लेना। अब चाहे वहां पे कोई डिवाइस लगी हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर को यूज किया गया हो। एडवेयर क्या होते हैं? इसे याद करने का सही तरीका ये है, इसके आगे ऐड लिखा होता है कि आपको जब अपनी स्क्रीन पे ऐड आने शुरू हो जाए कि आप यहाँ पे क्लिक करो तो आप लॉटरी जीत सकते हो, या ऐसे अजीबोगरीब से आपको ऐड आने शुरू हो जाए, आप उस पर क्लिक करो, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, है ना, वो जो है वो एडवेयर होते हैं। ऐड की सहायता से अगर हमें कोई भी नुकसान होता है, हमारी कोई भी जानकारी लीक होती है, वैसे जो सॉफ्टवेयर है उन्हें बोला जाता है, वैसे प्रोग्राम को बोला जाता है एडवेयर। कुकी क्या होता है? आप रेगुलरली खोलते हो फेसबुक, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पे फेसबुक की वेबसाइट खोलोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ही आप फर्स्ट बार खोलोगे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है सेव कुकी। इसका मतलब यूजर क्या होता है कि फेसबुक को लॉगिन करता है, और फेसबुक सबसे पहले सारी चीजें चेक करता है, कौन यूजर है, क्या उसका मैक एड्रेस है, क्या उसका आईपी एड्रेस है,
यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं है, सब चीज़ें डिटेल लेने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फेसबुक को ओपन होने में भी टाइम लगता है। तो बार बार ये टाइम उसे ना लगे, फेसबुक का बार बार टाइम वेस्ट ना हो, वो क्या करता है, इस छोटे से प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है कुकी, उसे आपके कंप्यूटर पे सेव कर देता है। वो भी तब करता है जब आप उसको अलाउड करोगे। अगर आप अलाउ करते हो तभी वो कुकी आपके कंप्यूटर में सेव होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि जो फेसबुक है, आप अगली बार जब भी फेसबुक की वेबसाइट को विजिट करोगे तो जस्ट विद इन क्लिक के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और फेसबुक को जो सिक्योरिटी पर्पज से बार बार पूछताछ करनी पड़ रही थी, यूजर को सर्च करना पड़ रहा था, यूजर को चेक करना पड़ रहा था कि ये ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है, वो सब हेडेक जो है फेसबुक की खत्म हो जाती है। वो होता है कुकी प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ रिकर्शन, कि रिकर्शन का उपयोग हम क्यों करते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा सी के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। इसका यूज क्या होता है, आप खुद सोच के देखो। इनहेंस लॉजिकल क्लैरिटी एंड रिड्यूस द कोड साइज। कोड जो आपने लिखा है उसके साइज को रिड्यूस करना और लॉजिकल क्लैरिटी को इंक्रीज करना। या दूसरा ऑप्शन है मेक्स डिबगिंग ईजियर। इसका मतलब है रिकर्शन यूज करने से आप उस कोड के अंदर गलतियों को जल्दी फाइंड कर सकते हो, उन्हें जल्दी सुधार सकते हो। डिबगिंग ईजियर मतलब आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको डिबग कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, कि जैसे ही आप क्या करते हो, रिकर्शन का यूज करते हो, आप एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर देते हो। या फिर चौथा ऑप्शन है मेक सॉफ्टवेयर बग फ्री। रिकर्शन यूज करते ही आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को एरर फ्री कर देते हो, उसमें कोई एरर नहीं आता कभी भी। चारों में से जो सही स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। सबसे पहले आप ये देखो रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन एग्जैक्टली अगर बात करें तो होता है लूप। एक ही कोड को अगर हमें, इन 4 लाइनों को अगर हमें बार बार रिपीट करना पड़े तो प्रोग्रामर क्या करता है, इसी लाइंस को बार बार लिखने की बजाय इनको एक जगह पे लिख देता है और उसे क्या करता है, जब भी जरूरत होती है वो उसे कॉल कर लेता है, वो वहां से उसे एग्जीक्यूट करवा देता है, वो वहां से उसे रीड कर लेता है। तो प्रोग्रामर की हेडेक खत्म हो जाती है कि उसको कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। एकदम करेक्ट आंसर जो है, जो सही स्टेटमेंट बताती है, वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर द डेटा ट्रांसफर। जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर किस पोर्ट के अंदर किया जाता है या होता है। देखो सीरियल क्या होते हैं, एक के पीछे एक, जैसे 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 लाइन लगा के ये बिट जो है वो वायर के अंदर ट्रेवल कर रही है। यूएसबी क्या होता है, फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नाम आ गया ना सीरियल, इसका मतलब इसमें भी डेटा कैसे जाएगा, सीरियली 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0। एक बार में सिर्फ एक बिट ही जाएगी 0, और डेटा को भेजने में हमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। पैरेलल में क्या होता है, एक साथ में डिपेंड करता है पैरेलल के अंदर आप कितनी ज्यादा बिट को भेज सकते हो। ये मान लेते हैं कि 4 बिट एक साथ में जा सकती है, तो ये डेटा सीरियली न जाने की कंपैरिजन में इस तरीके से जाना शुरू हो जाता है। 0 1 0 1 देखो 0 1 0 1, अगली बिट जो होगी वो 1 1 0 1। इस तरीके से डेटा जो है एक साथ में 4 बिट ट्रैवल कर सकती है। इन सब 4 बिट को हम एक साथ में डेटा में सिग्नल के माध्यम से भेज देते हैं। यहाँ पे फास्टेस्ट पोर्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायर वायर। ये पोर्ट हमें सुनने में नहीं मिलता क्योंकि ये पोर्ट बनाया था एप्पल कंपनी के द्वारा। बनाया भी किसके लिए था, मैकिन्टोश जो इनका कंप्यूटर है उसके लिए। अगर डेटा ट्रांसफर की बात करें तो फायर वायर सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से डेटा को ट्रांसफर करने में कैपेबल है। ये नाम आपको मैंने इसीलिए दिखाया कि अगर एग्जाम में आता है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। यूएसबी है, पैरेलल है, सीरियल है, ये तो सब हम सुनते रहते हैं। आज के बाद आप फायर वायर को भी अलग से लिख लेना अपनी नेटवर्किंग के जो नोट्स होंगे उनमें, ताकि आपको ये याद रहे। और इसको लॉन्च करने वाली, इसको डिजाइन करने वाली, डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है, एप्पल। इन्होंने इसे यूज कहाँ पे किया था, मैकिन्टोश कंप्यूटर जो था उसके अंदर इसे यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग। इन चारों ऑप्शन में से पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, तो C++ में जो उप्स के फीचर हैं उनमें एक ऑप्शन या एक फीचर हमें मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म। आपने एक इनहेरिटेंस के बारे में भी देखा होगा कि जो पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर मान लेते हैं एरिया नाम से कोई एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई के नाम से एक फंक्शन है, और जब हम इस पेरेंट क्लास को इस किसी भी चाइल्ड क्लास में, एक या एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो ये फंक्शन इन क्लासेस में भी आ जाते हैं, दोनों में।
अब यहाँ पे एरिया फंक्शन भी आ गया और मल्टीप्लाई फंक्शन भी आ गया, कौन सा, पेरेंट वाला, और साथ में चाइल्ड ने अपना एक मल्टीप्लाई फंक्शन भी बना दिया। तो एक ही नाम से जब दो दो फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर आ जाएं, एक क्लास के अंदर आ जाएं, उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास ने क्या किया, अपने जो फंक्शंस थे उनको इनहेरिट कर दिया चाइल्ड फंक्शन के अंदर, और चाइल्ड अगर उसी नाम से जो फंक्शन पेरेंट के अंदर थे उन्हीं फंक्शंस को रीडिफाइन कर दे तो क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इन दोनों में से कौन से फंक्शन को यूज करके अपना आउटपुट निकालूं। इसे बोला जाता है, ये जो फंक्शन है इन्हें हम बोल सकते हैं मेथड, और मेथड जब ओवरलोडिंग हो जाती है एक के बाद एक, तो उसे उस एक फंक्शन को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये उप्स का एक फीचर है कि वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सबसे पहले यहाँ पे फॉल्स बताना है, और नंबर 1 स्टेटमेंट है HTTP इज अ व्हीकल फॉर एक्सेसिंग द www। ये जब मैंने आपको HTTP के बारे में बताया था तब भी बताया था कि HTTP के बिना आप चला ही नहीं सकते हैं नेट को, इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर सकते। अगर आपके HTTP के ऊपर इस तरीके से रेड कलर का क्रॉस आ जाए तो आप इंटरनेट को बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सही बात है कि www जो है इसको चलाने के लिए HTTP एक व्हीकल की तरह काम करता है। नंबर 2 पे बोला गया टू एक्सेस अ साइट रिमोटली SSH इज यूज्ड। अगर आप कहीं दूर जगह पे बैठे हो, घर से बाहर हो, और आपका जो कंप्यूटर है वो है घर में, कहीं दूर से बैठे बैठे आप इस चीज़ को, इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो, इसकी जो फाइल्स हैं इसके अंदर रखी हुई उसे आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप SSH का यूज़ करते हो। और थर्ड ऑप्शन है कि टेलनेट इज यूज्ड टू एक्सेस अ साइट रिमोटली। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि अगर हमें रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो हम एक प्रोटोकॉल है टेलनेट, उसका उपयोग करते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि SSH का हम यूज़ नहीं करते अगर हमें कोई भी रिमोटली किसी साइट को एक्सेस करना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड कैरेक्टर सेट इन जावा कंटेन्स। देखो क्या गेम खेला गया है, यहाँ पे जावा नाम दे दिया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं। यूनिकोड मुझे बताओ आप क्या होता है। हमने कोडिंग सारी तरीके से पूरी की थी। आस्की होता है वो 7 बिट का कोड है, फिर आस्की को ही दोबारा से डिफाइन किया गया, वो 8 बिट में भी था, और एक हमने बात की थी यूनिकोड की। तो यूनिकोड के अंदर इसका कोड का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल कोडिंग। इसके अंदर यूनिवर्स की जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मतलब आप जितनी भाषाएं जानते हो ना उसका नाम लो, वो सब भाषाएं यूनिकोड के अंदर इंक्लूड कर ली गई है। और एक्चुअल में ये कोड कितने बिट का यूज़ करता है, तो ये यूज़ करता है 16 बिट का। अगर कई बार एग्जाम में बाइट के अंदर आ जाए, 8 बिट से बनता है 1 बाइट, तो ये कोड कितने का हुआ, 2 बाइट का। जावा लिखना ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है उसका इन चारों में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहली बात, नेटवर्किंग लेयर जो OSI मॉडल है उसमें डेटा लिंक लेयर कितने नंबर की लेयर होती है। डेटा लिंक लेयर होती है 2nd नंबर की। पहली होती है फिजिकल, देन डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, 5वीं सेशन लेयर, छठी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और 7th होती है लास्ट जो जिससे यूजर डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, एप्लीकेशन लेयर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है इनके बारे में तो इनकी लेयर के नाम आप याद कर लेना, इनका सीरीज याद कर लेना कि फिजिकल जो होती है वो सबसे नीचे लेवल की लेयर होती है और हार्डवेयर से रिलेटेड है। नंबर 2 पे कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर एक्चुअल में क्या क्या काम करती है, देखो हार्डवेयर के नजदीक होती है। फिजिकल एड्रेस 010101 का डेटा जो है वो डेटा लिंक लेयर को देती रहती है, 0101 का डेटा। इन 0101 के फ्रेम बनाती है डेटा लिंक लेयर, तो फ्रेमिंग का काम ये करती है, फ्लो कंट्रोल ये करती है, एरर कंट्रोल को भी ये हैंडल करती है। और अगर हम एक छोटी सी बात समझें तो डेटा लिंक लेयर 2nd नंबर की लेयर है, ये फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में आती है। नेटवर्क लेयर तीसरी और फिजिकल पहली। तो फिजिकल लेयर से 01 का डेटा लेकर फ्रेम में बदलकर, मतलब 0101 करके ये मान लेते हैं ये 8 बिट का एक फ्रेम बनाती है, तो इसका ये क्या करेगा, एक फ्रेम बना लेगा डेटा लिंक लेयर, और किसको देगा, नेटवर्क लेयर को।
तो ये क्या करती है, नोड टू नोड डिलीवरी करती है। बस इसको ये पता है कि 0101 एक एक बिट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे मेरे अंदर कैपेसिटी है 8 बिट को अरेंज करने की, तो 8 बिट के ये क्या करती है, एक फ्रेम बना लेती है, फ्रेम पास कर देती है नेटवर्क लेयर को, ये करती है फिजिकल लेयर से डेटा लेने का काम, देन नेटवर्क लेयर को डेटा देने का काम। इसे बोला जाता है नोड टू नोड डिलीवरी का काम। और ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आता है कि नोड टू नोड जो डिलीवरी है वो कौन सी लेयर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक एड्रेस जो है आपका फिजिकल एड्रेस जो होता है, जिसे हम 48 बिट के अंदर लिख सकते हैं, ये होता है हमारी लैन कार्ड के ऊपर। इसके साथ जो डीलिंग का काम है वो भी कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। इस फैक्ट को भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पे भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन अ CRT इज रेफर टू एज। जो आपका CRT मॉनिटर है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा ये जो डॉट्स आपको दिख रही हैं, ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए, और एक भी डॉट ऐसे नहीं होनी चाहिए जो ओवरलैप कर जाए, उसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो वो होता है रेजोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन एक फिक्स होता है कि रेजोल्यूशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेजोल्यूशन अच्छा कैसे होगा, तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे और एक भी पिक्सल दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे आपकी स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रेजोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आप एक भी वीडियो को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नॉर्मल मैंने कहीं से भी उठा लिया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और हमारे लिए अटेम्प्ट करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। कंट्रोल S होता है सेव, कंट्रोल I होता है इटैलिक करना, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करना, कंट्रोल J होता है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई से मतलब क्या होता है, आप देखना कभी भी आप वर्ड के अंदर लिखना शुरू करोगे तो कोई लाइन तो बड़ी होती है, कोई थोड़ी छोटी रह जाती है, फिर कोई थोड़ी सी बड़ी, फिर कोई ज्यादा बड़ी, इस तरीके से होती है। आप जैसे ही जस्टिफाई का शॉर्टकट की प्रेस करोगे या बटन जो वहां पे दिया होता है वर्ड में वो प्रेस करोगे, ये दोनों तरफ से लाइन जस्टिफाई हो जाती है, बिल्कुल बराबर बराबर टेक्स्ट आ जाएगा इसमें, फिर आपकी लाइंस जो है वो छोटी बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरीके से इसका शॉर्टकट की कमांड होता है कंट्रोल J। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।